This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी हमें कब और किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही कुछ जिंदगी ने फूलन देवी के साथ किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दस्सी सुंदरी कही जाने वाली फूलन देवी का नाम एक जमाने में डर का दूसरा नाम कहा जाता था। दोस्तों, इनकी शादी के बाद कई बार गैंगरेप, अत्याचार और डाकू से सांसद बनने तक का सफर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है, किसी को भी हैरत में डाल सकता है। उनके जीवन में एक भयानक कांड की वजह से वो पूरे देश में मशहूर हो गईं। लेकिन ऐसा क्या हुआ इनके साथ, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के घूरा नामक क्षेत्र के एक छोटे से गांव पुरवा में हुआ था। मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी का जीवन बचपन से ही अति कष्टमय कारणों से भरा हुआ था। वो एक लड़की और पिछड़ी जाति में जन्म लेने का दंश भी झेल रही थी। गरीबी और कठिनाइयों की उलझनों में बीते बचपन के बावजूद भी फूलन देवी एक बहुत ही निडर और दबंग स्त्री रही हैं। हमारे देश भारत में जब भी डाकुओं का जिक्र होता है तो उसमें फूलन देवी का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसी लड़की जो महज 10 साल की उम्र में ही दुनिया की सच्चाई से रूबरू हो चुकी थी, जिसकी बगावत भी उन्होंने 10 साल की ही छोटी उम्र में कर दी थी। अपनी जमीन पर चाचा के लड़कों के द्वारा हक जताए जाने की खबर से ही वो इतनी आक्रामक हो गईं कि वो अपने बड़े भाइयों से खतरनाक तरीके से लड़ गईं। हालांकि बड़े भाइयों के द्वारा उनके सिर पर ईंट मारकर उन्हें घायल कर दिया गया, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटी। फूलन देवी के स्वभाव से पूरा गांव दहशत में रहता था और खासकर उनके पिताजी अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान रहते थे। जब फूलन देवी की उम्र तकरीबन 11 या 12 साल की रही होगी तब उनके पिता देवी दीन ने तंग आकर उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी थी जिसकी उम्र फूलन देवी से करीब 3 गुना ज्यादा थी। मतलब यही कोई 35-40 साल का आदमी जिसका नाम पुत्तीलाल मल्लाह था। वो बगल के ही गांव का रहने वाला था। अब शादी तो हो गई थी लेकिन विदाई तो बालिग होने के बाद ही की जाती थी। ये रिवाज पुराने समय में बहुत प्रचलित था। ये एक तरह का बाल विवाह था। लेकिन फूलन नाबालिग थी तो उसका गौना यानी कि विदाई नहीं हुई थी। उसी दरमियान फूलन का पति उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था, साथ ही बलात्कार भी। इसे बलात्कार का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भले ही फूलन की शादी हो चुकी थी लेकिन वो एक नाबालिग बालिका थी और पत्नी की रजामंदी के बगैर संबंध बनाना अपराध है। ये एक तरह का रेप ही तो था, जिसके चलते फूलन बहुत सहमी और डरी डरी सी रहने लगी। उनके दिमाग में अपने पति की दरिंदगी को लेकर भयानक डर बैठ गया था। विदाई न होने के बावजूद उसके पिता देवी दीन गुस्से में आकर अपनी बेटी को उसके पति के घर जबरदस्ती छोड़ाते थे और फिर उसका पति पुत्तीलाल फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करता, उसे परेशान करता, जिससे परेशान होकर फूलन देवी बार बार अपने घर माता पिता के पास आ जाती थी। इसी तरह कई बार कई दिनों तक चलता रहा। इसके बाद एक दिन उसके पिता ने तंग आकर एक झूठे चोरी के केस में फूलन को फंसवा दिया और पुलिस फूलन देवी को गिरफ्तार कर ले गई। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा दोस्तों। करीब 3 दिन तक पुलिस स्टाफ के द्वारा फूलन का शारीरिक शोषण किया गया। कुछ समय बीतने के बाद जब वो जेल से बाहर आई तो वो अपने पति के घर गई, लेकिन वहां का मंजर देख फूलन टूट सी गई। पति ने दूसरी शादी कर ली थी। कुछ दिन तक वो पति के साथ रही लेकिन ससुराल ने उसे स्वीकार नहीं किया और दहेज में दिए हुए सामान के साथ उसे वापस माता पिता के घर भेज दिया। परंतु माता पिता ने भी उसे स्वीकार नहीं किया और इसके बाद वो एक डकैत की गैंग में शामिल हो गईं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में साधारणतः बताया था कि वो डकैत की गैंग में इसलिए जुड़ी क्योंकि शायद किस्मत को यही मंजूर था। 1979 में चंबल पहुंचने के बाद फूलन जिस गैंग का हिस्सा बनी उसे बाबू गुर्जर नाम का एक डाकू लीड करता था। उस गैंग का डिप्टी विक्रम मल्लाह था जो कि फूलन की ही समाज का था। कहा जाता है कि पहले से ही विक्रम मल्लाह का व्यवहार फूलन के प्रति बहुत सहज था। पहले तो फूलन का विक्रम मल्लाह की जाति का होना और फिर फूलन पर हुए अत्याचार ने विक्रम को फूलन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसी बीच बाबू गुर्जर की नीयत फूलन देवी के प्रति खराब होने लगती है और एक रात बाबू गुर्जर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन फूलन के शोर मचाने पर वहां विक्रम आ जाता है और बाबू गुर्जर एवं विक्रम मल्लाह के बीच विवाद हो जाता है। आगे चलकर ये लड़ाई एक ऐसा रूप लेती है जब विक्रम मल्लाह बाबू गुर्जर को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो खुद गैंग का लीडर बन जाता है और फूलन देवी एवं विक्रम के बीच प्यार की बातें धीरे धीरे पूरे गैंग में फैलने लगती हैं। विक्रम फूलन देवी को कई तरह से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। उसे हथियार इस्तेमाल करने में माहिर करने के बाद वो वापस से लूटपाट, डकैती और किडनैपिंग जैसे क्राइम करना शुरू कर देता है, जिसमें फूलन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलती थी। एक दिन फूलन अपने गिरोह के साथ अपने पति के गांव जाती है और अपने पति को घर से बाहर घसीटकर बंदूक की बटों से मार मार कर उसे अधमरा कर देती हैं।
साथ ही एक ऐलान करती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है या कोई भी मर्द अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो उसका यही हाल होगा जो आज पुत्तीलाल का हुआ है। और ये ऐलान होने के बाद उस गांव में एक बड़ा बदलाव या कहीं क्रांति आ जाती है। गांव वालों के लिए ये एक ऐसा नोट साबित होता है जिसे सुनने के बाद लगभग पूरा गांव सुधर जाता है। और इस तरह की घटनाएं उस गांव में सुनने को नहीं मिलती। इन्हीं सबके बीच जब फूलन देवी चंबल में अपनी पहचान बना रही थीं, तभी बाबू गुर्जर के साथ काम करने वाले दो व्यक्ति श्री राम और लाला राम जेल से बाहर आ जाते हैं। जब विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की हत्या की थी तब ये दोनों जेल में थे। जेल से निकलने के बाद ये दोनों अपनी गैंग में वापस आ जाते हैं और ये विक्रम मल्लाह के ऊपर एक महिला के लिए अपने सरदार को मारने का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, बाबू गुर्जर के गिरोह में राजपूत और मल्लाह जाति के लोग शामिल थे, जिसमें राजपूतों की संख्या काफी ज्यादा थी। श्री राम और लाला राम भी राजपूत थे और वे दोनों जाति के आधार पर राजपूतों और मल्लाहों के बीच अपनेपन को तोड़ डालते हैं। जाहिर सी बात थी, जितने भी राजपूत थे वो सभी लाला राम और श्री राम के साथ हो लिए और विक्रम मल्लाह अपने कुछ साथियों और फूलन देवी के साथ किसी तरह बच निकलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक साजिश के दौरान श्री राम गैंग विक्रम मल्लाह की हत्या कर देती है और श्री राम गैंग फूलन देवी को पकड़कर अपने गांव बेहमई ले जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो हर इंसान को झकझोर कर रख देता है। फूलन देवी के साथ श्री राम गिरोह के द्वारा लगातार 3 हफ्ते तक रेप किया जाता है। कहा जाता है कि सामूहिक बलात्कार में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग शामिल थे। ऐसे में किसी के भी द्वारा ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल था कि फूलन देवी इस गिरोह के चंगुल से जिंदा वापस लौट पाएंगी। लेकिन विक्रम मल्लाह के साथ काम करने वाला मानसिंह मल्हार नाम का व्यक्ति अपने साथियों की मदद से 3 हफ्ते बाद फूलन को बेहमई गांव से बचा कर ले जाता है और उसके बाद मानसिंह मल्लाह पूरे बिहार में बागियों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही फूलन देवी के द्वारा मल्लाह गैंग की स्थापना करता है। 3 हफ्ते तक चले गैंग रेप के तकरीबन 7 महीने बाद फूलन देवी गैंग को यह खबर मिलती है कि बेहमई गांव में श्री राम गैंग के सदस्य किसी ठाकुर परिवार की शादी में शामिल हुए हैं। फूलन देवी 14 फरवरी 1981 के दिन अपने गिरोह के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर बेहमई गांव में हमले का आगाज करती हैं। लेकिन शादी में श्री राम गैंग के 2 व्यक्तियों को छोड़कर सभी वहां से निकल भागते हैं। फूलन देवी के मन में बेहमई गांव के प्रति इतना क्रोध था कि उसने शादी में आए ठाकुर जाति के सभी व्यक्तियों को एक कतार में खड़े होने का हुक्म दिया। कतार में 22 लोग थे। दोस्तों, कतार में खड़े 22 राजपूतों को फूलन देवी ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना को इंडिया की डकैती की हिस्ट्री में बेहमई मैक्सकेयर के नाम से जाना गया। इस कांड को अंजाम देने के बाद फूलन देवी अपने गिरोह के साथ सुरक्षित बीहड़ों में आ जाती हैं और इसके बाद फूलन देवी का नाम घर घर में लिया जाने लगा। मीडिया ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से नवाजा। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह मुख्यमंत्री के पद पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्टेट की पुलिस ने फूलन देवी की बहुत तलाश की लेकिन वो पकड़ में नहीं आई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में थे और वे फूलन देवी से सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी फूलन देवी से बातचीत करने की इच्छा जताई। फूलन देवी ने भी सरेंडर करने की बात को तवज्जो दी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। पहली शर्त कि वो गांधी जी की और दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने सरेंडर करेंगी। दूसरी शर्त, सरेंडर करते वक्त फूलन देवी का परिवार वहां पर मौजूद हो। तीसरी शर्त, गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा की जेल न हो। चौथी शर्त कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करेंगी बल्कि उत्तर प्रदेश के बजाय उन्होंने मध्य प्रदेश में सरेंडर करने की शर्त रखी। पांचवी शर्त, गिरोह के किसी भी सदस्य को फांसी नहीं दी जाएगी। और आखिरी शर्त कि जेल से लौटने के बाद उन्हें जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाए जिससे वो शांति के साथ एक नई जिंदगी जी सकें। इन्हीं कुछ शर्तों के साथ बात सरकार तक पहुंची और सरकार इन सभी शर्तों को मान भी गई। फरवरी 1982 में फूलन देवी ने अपनी पूरी गैंग के साथ मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सरेंडर किया। इसके बाद फूलन देवी हंसते हुए जेल चली गईं। उन्होंने 11 सालों तक अपनी जिंदगी जेल में काटी। साल 1994 यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने फूलन देवी पर दर्ज 48 मुकदमे वापस ले लिए। सभी मुकदमों से छुटकारा पाने के बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह जिंदगी जीने लगी। समय आगे बढ़ा और साल 1995 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उमेश सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। एक बार फिर उनकी जिंदगी ने यू टर्न लिया। साल 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंची। इसके बाद साल 1998 में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन वो इस बार हार गईं।
लेकिन चुनाव लड़ने का सिलसिला नहीं रुका। 1999 में एक बार फिर से मिर्जापुर की सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गईं। सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन 25 जुलाई 2001 में सरकारी आवास के सामने 3 नकाबपोश आदमियों ने फूलन देवी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अफरा तफरी में आरोपी को काफी ढूंढा, लेकिन इस घटना के करीब 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर किया और फूलन देवी को जान से मारने की जो वजह बताई उसे सुन सभी हैरान थे। पुलिस के द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार बेहमई गांव में हुए 22 राजपूतों के नरसंहार का बदला शेर सिंह राणा ने लिया और तेज तर्राट फूलन देवी ने अपनी आखिरी सांसें लीं। दोस्तों, इस पूरी घटना पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम की एक फिल्म भी बनाई जो कि काफी प्रचलित रही। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी फूलन देवी की, जिसने सारे कष्टों को सहते हुए अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक शेरनी की तरह जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपस में जुड़े रहें। धन्यवाद।